आज तक जो है जज साहब के यहाँ से इतना पैसा हुआ, जज साहब ने विवाद कर दिया कि हमारा पैसा नहीं है या क्या, क्योंकि कह देंगे हमारा है तो हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए जज साहब की कोठी की, उनका इलाहाबाद और जहां जहां एस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो है क्या कहते हैं, कोई छापा, कोई सर्वे पड़ा कि और माल रखा है कि नहीं, और जजों के यहाँ पड़ा? आज तक कभी किसी सिटिंग जज के यहाँ कभी जो है कोई छापा पड़ा? तो जो जज साहब का भौकाल है और जज साहब का स्टाफ कह रहा है आप जाइए, आपका काम हो गया, यहाँ सब सुरक्षा उरक्षा करनी है वगैरह। न कमरा सील किया गया, न जले हुए नोटों के बंडल सील किए गए, न जो नोटों का जखीरा दिखाई पड़ा उसको कुछ किया गया, न गिना गया, मैंने कुछ नहीं हो गया। अग्निकांड ने ऐसी बात निकाली है जी कि जो जिसकी आग, जिसकी तपिश, जिसका धुआं दबाए नहीं दब रहा। उत्तर प्रदेश, कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट हैं, एक लखनऊ बेंच और एक इलाहाबाद बेंच। लखनऊ बेंच की चर्चा कभी-कभार आती है और अमूमन नहीं आती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट अमूमन चर्चे में रहता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि बहुसंख्यक के हिसाब से रहना हुआ, कठमुल्लापन, उसके बाद एक और कुछ दिन पहले आया कि ब्रेस्ट छूना रेप नहीं, नारा तोड़ना रेप नहीं। और अभी जस्टिस वर्मा, कैश एट होम, मामला गरमाता जा रहा है। संसद में भी सवाल उठा। कल मुलाकात हुई थी उपराष्ट्रपति की खड़गे साहब से, जेपी नड्डा साहब से, और ये उन्होंने कहा कि जस्टिस, जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया है और कल से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है। बार एसोसिएशन की ओर से कई तरह के स्टेटमेंट आए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कचरे की पेटी नहीं। और अभी कुछ दिन पहले रांची में भी अपॉइंटमेंट को लेकर, रिकमेंडेशन को लेकर वकीलों ने हड़ताल की थी। पुनः जजों की नियुक्ति जो है वो एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो नियुक्तियां होती हैं, तबादले होते हैं, वो किस आधार पर कैसे होते हैं, ये सब चर्चा का विषय है। वैसे ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इलाहाबाद में लगातार जारी है वकीलों का प्रदर्शन। क्या-क्या चल रहा है जरा जानेंगे इस एपिसोड में जेपी सिंह साहब के साथ। स्वागत है सर। नमस्ते सर। सर, आपका एकदम गर्म हो गया है शहर पूरा, लगातार कुंभ के बाद फिर जुडिशरी की तरफ से गर्मी। जी, कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए। जी। तो कहाँ अग्निकांड ने ऐसी बात निकाली है जी। कि जो जिसकी आग, जिसकी तपिश, जिसका धुआं दबाए नहीं दब रहा। हुँ। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी श्रृंगारिक, अलंकारिक, महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो उसकी मासूमियत में आपके जो कुकृत्यों का कड़वा सच है वो दब नहीं सकता, एक बार अगर वो सामने आ गया तो। जी, फिर वो आप एक दबाएंगे तो दूसरे कोने से निकलेगा, दूसरा दबाएंगे तो तीसरे कोने से निकलेगा। जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से इसको लगातार दबाने का प्रयास, कोशिश चल रही है। हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। जी। 14 की रात की ये घटना है। 20 या 21 को टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार को पता चलता है, वो खबर देता है, तब से ये घटना विस्फोटक रूप ले लेती है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई अफवाह फैला रहा है, कुछ ये हो रहा है, लेकिन फिर जब सवाल उठे कि फिर कॉलेजियम की बैठक कैसे हुई, तो जो है वो सीजेआई ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सारे फोटोग्राफ, सारे आपके क्या कहते हैं घटनाक्रम, सारी रिपोर्ट जो उनसे मांगी गई, जो यशवंत वर्मा से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मांगी, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, सबको जो है उन्होंने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। यही नहीं, जलते हुए नोटों के बंडल के भी वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। ये एक अध्याय हुआ। लेकिन दूसरा अध्याय
और कमेटी 3 आदमी की गठित कर दी। अब यहाँ से दूसरा अध्याय ये शुरू हुआ कि यशवंत वर्मा साहब का जो जवाब आया कि जब मैं लौट के आया और मैं अपने पीएस के साथ जो है कमरे में गया तो वहां कुछ भी जला हुआ नहीं मिला, न नोट मिली न मलबा मिला, और नोट मेरा नहीं है, कहाँ जला कैसे जला हम क्या जाने, हम तो थे भी नहीं। अब इस पर जो है तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अब आप बताइए कि दिल्ली पुलिस, जिसके ऊपर पंचनामा और बरामदगी की जिम्मेदारी थी, और दिल्ली पुलिस भी अच्छी तरह से जानती है कि न्यायिक कार्य से इतर अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है, अब इसमें जो है जो आग लगी वो तो लगी ही, किसने लगाई कैसे लगाई ये भी एक कृत्य है, और दूसरा कृत्य भारत की करेंसी जली है, करेंसी जलना जलाना भी एक अपराध है। लापरवाही से जल गई कोई बात नहीं, जानबूझ के अगर जलाई गई तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है, देशद्रोह के समतुल्य माना जाता है। तो इस पर तो उनको कुछ भी 0 FIR कुछ भी करना चाहिए था, उसका नोट बनाना चाहिए था, न पंचनामा हुआ न ये हुआ। और इसको जज साहब ने अपने बचाव के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि साहब जो कुछ मिला ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो हम क्या जाने, पता नहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और इसको जो उनके समर्थक लॉबी है वो लेके उड़ गई, जिसमें जस्टिस मार्कंडे काजू भी है। उनका उनके परिवार के साथ इलाहाबाद में सब पारिवारिक संबंध रहा। एन वर्मा, एन वर्मा उनके पिता है, वर्मा उनके ताऊ चाचा हैं, इनके भाई सिद्धार्थ वर्मा है, कजन ब्रदर, वो भी हाई कोर्ट में अच्छी वकालत करते हैं, माने खानदानी जज हैं, कोई मामूली जज नहीं। इलाहाबाद में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, जो सबसे प्रतिष्ठित कॉन्वेंटों में एक है, उसके ये पढ़े हुए हैं। उसमें जो इनके क्लासमेट हैं सब अच्छे अच्छे जगहों पर, उन्होंने इनके समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी, माने एक माहौल बनने लगा। ये दूसरा एपिसोड है। अभी तीसरे एपिसोड में जो तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही विस्फोटक खबर प्रकाशित कर दी जी। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि 8 घंटे बाद पुलिस हेडक्वार्टर में इस अग्निकांड की जो है वो क्या कहते हैं खबर दी गई। क्यों? क्योंकि जब रात में आग जलने की बात आई तो 4-5 पुलिसकर्मी आए, जैसे आग बुझी तो इनके स्टाफ ने जज साहब के कहा, जज साहब के स्टाफ ने, समझिए जरा, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, जेपी सिंह नहीं कह रहे, कोई मंगलाल साहब हैं जिनकी रिपोर्ट है कि आप लोग अब जाइए, अब सवेरे आइएगा। तो जज साहब का इतना भौकाल है, हमने पहले ही शुरू में कहा कि पद की मासूमियत ओढ़कर कड़वे सच जो है वो क्या कहते हैं बदल नहीं जाते। तो जो जज साहब का भौकाल है और जज साहब का स्टाफ कह रहा है कि आप जाइए, आपका काम हो गया, यहाँ सब सुरक्षा उरक्षा करनी है वगैरह, न कमरा सील किया गया, न जले हुए नोटों के बंडल सील किए गए, न जो नोटों का जखीरा दिखाई पड़ा उसको कुछ किया गया, न गिना गया, मैंने कुछ नहीं हो गया। अब यहां से भी 2 मामला उठा। एक मामला उठा कि तुगलक रोड थाने में मामला दर्ज हुआ कि साहब वहां नोट हम लोगों ने बहुत देखा और नोट जल रहा था वगैरह वगैरह, अग्निशमन सेवा वालों ने कहा। फिर जो पुलिस ने आज जारी किया है, पुलिस ने जो बताया है इंडियन एक्सप्रेस को, ये बताया कि फिर सवेरे जब हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गया तो फिर इनके स्टाफ द्वारा कहा गया कि अभी जाइए आप। तो फिर जज साहब के भोकाल में वो लौट आया। लेकिन जो सवेरे पुलिस की डायरी दी जाती है बड़े अफसरों को कि रात भर में क्या हुआ घटनाक्रम, 24 घंटे में क्या घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में इसका तस्किरा माने इसका जिक्र है कि रात में इस तरह से अग्निकांड हुआ। ये पुलिस कह रही है जी। अब आप बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं मालूम, हमारे घर वालों को कुछ नहीं मालूम, तो इनका स्टाफ जो पुलिस को फोर्स कर रहा था जाने के लिए, इनका स्टाफ जिसने सवेरे जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मंगाया, तो फिर इसमें इनकी भागीदारी हुई कि नहीं हुई?
एकदम। कोई लेमैन भी बता देगा कि इनकी भागीदारी उसमें 101% थी। हो सकता है ये टेलीफोनिक ये नहीं थे, तो टेलीफोनिक डायरेक्शन से जो है इनका स्टाफ काम कर रहा हो। क्यों किसी जज का स्टाफ अपने मन से काम नहीं करता, वो साहब से बार बार लेता है। लेकिन ये सब बात चूंकि न सारे लोगों की, न इनकी जो लड़की वहां पर थी उसका जो है फोन लिया गया, न इनके यहाँ और जो फोन उपलब्ध थे वो जब्त किए गए, न इनके स्टाफ का फोन लिया गया। अब वो जो 5 सिपाही गए थे उनका फोन जो है जमा कराया गया और ये सब नहीं लिया गया। और जो उन लोगों ने वीडियोग्राफी की थी तो पता नहीं किसके फोन से की थी, अग्निशमन सेवा वालों ने की थी कि पुलिस वालों ने की थी, उस पर आगे पीछे आरोप लग सकता है कि साहब वो डॉक्टर है, उसको फोरेंसिक लैब में भेजा जाए। और जो बड़े लोग होते हैं तो भाई उनका कोई दोष नहीं होता। कहते हैं ना कि समरथ के नहीं दोष गोसाई। दुरुस्त 600 साल गोसाई। 500 साल पहले तुलसीदास जी जो है ब्लैक एंड व्हाइट में लिख गए हैं। तो तुलसीदास से आप सहमत हो या ना सहमत, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो नीति वाक्य के रूप में लिखी हैं, आप कबीरदास से सहमत हो या न सहमत हो, आप रहीम से सहमत हो न सहमत हो, आप बिहारी से सहमत हो न सहमत हो, लेकिन नीति वाक्य के रूप में जो इन लोगों ने जो बातें लिख दी हैं वो आज भी शाश्वत सत्य हैं और समय समय पर वो खरी उतरती। अब कर का मन का फेर के मन का फेर जो लिख दिया गया है, तो आप बताइए कर का मन का फेर के में पूरे देश भर में दंगे कराए जा रहे हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। मन का फेरने के लिए तैयार नहीं थी तो 500 साल पहले लिखा गया है, लेकिन 500 साल बाद भी सही हो रहा है। तो अब ये यशवंत वर्मा साहब को वहां की पुलिस ने, क्योंकि अब वो पुलिस पर आ गया था कि इन्होंने पंचनामा क्यों नहीं भरा, तो इनडायरेक्टली पुलिस ने देखा कि भाई जब हमको हटा दिया तो हम कहां से पंचनामा भरे जज साहब के भोगाल में। तो सवाल इस बात का है कि इसका कोई रिटेन जो है वो क्या कहते हैं, कोई दिशा निर्देश नहीं है कि चाहे जज साहब के अगर कोई आपराधिक कृत्य होगा तो पुलिस को पूरी छूट इन्वेस्टिगेशन की दी जाएगी। अब नेदुम पारा साहब एक वकील हैं जो काफी रेबल वकील सुप्रीम कोर्ट के माने जाते हैं। उन्होंने और कई लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक जो है वो अपील दाखिल की है कि जज साहब के खिलाफ FIR होनी चाहिए। और जो वीरा स्वामी का केस था उसमें भी था कि FIR चीफ जस्टिस के परमिशन से हो सकती है, तो ये बहुत फिट केस है। और वीरा स्वामी के केस में जो 90-2000 के दशक में हुआ था उसको सेटिसाइड किया जाएगा उसमें कोई बाधा हो, क्योंकि इससे पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो है क्या कहते हैं सुचिता पर सवाल उठ रहा है। वो आज उल्लेख हुआ चीफ जस्टिस के सामने, उन्होंने कहा कि हमने उसको कह दिया है जो है सूचीबद्ध करने के लिए, आप रजिस्ट्री से संपर्क कर लीजिए, आपको डेट पता चल जाएगी कि किस कोर्ट में सूचीबद्ध हो रहा है, कब उसकी तारीख। अब इसमें एक नया और ट्विस्ट है। जो मार्कंडेय काटजू साहब पहले सीधे सीधे यशवंत वर्मा का जो समर्थन कर रहे थे, सिन्हा सारी गलत हो गया, यशवंत वर्मा का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने फेसबुक पर एक जो है वो क्या कहते हैं अपनी पोस्ट जो है वो सार्वजनिक की है और उन्होंने कहा कि लोग ये समझ रहे हैं कि मैं यशवंत वर्मा का पक्ष ले रहा हूं। तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं जायज बात कह रहा हूं कि जब तक यशवंत वर्मा को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता तब तक तरफा जो है बात ठीक नहीं है, उनका भी वर्जन होना चाहिए। और उन्होंने आगे ये कहा कि मैंने पढ़ा कि साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ है या याचिकाएं दाखिल हुई हैं कि इनके खिलाफ FIR की जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने यशवंत वर्मा को आज सवेरे ही व्हाट्सएप से मैसेज भेजा है कि यशवंत जी बेटर होगा कि आप स्वयं चीफ जस्टिस को लिख दें ताकि कोई दुविधा न रहे कि आप मेरे खिलाफ FIR करने की इजाजत दे दीजिए, ताकि पुलिस जांच जब होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी यशवंत वर्मा की कोई प्रतिक्रिया उस पर सामने नहीं है।
लेकिन जिस तरह यशवंत वर्मा सफाई दे रहे हैं उस तरह उसमें शायद ही वो इस बात के लिए तैयार होंगे हम्म कि वो कह दें कि हाँ हमारे खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, पुलिस जांच ही हो जाए। हम्म जब तक वो 100% इस बात के लिए श्योर नहीं हो कि जो जांच होगी वो उनके मन माफिक होगी। तो अब यहाँ तक मामला जो है आकर के जो है फंस गया है। इस बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हड़ताल तो चली रही है। आज जो है अवध हम्म हाई कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के समर्थन में हड़ताल की घोषणा कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट लगभग प्रदेश के 4/5 जिलों का जो है हाई कोर्ट है और लखनऊ पीठ केवल 12 जिलों की हाई पीठ है। जी जी जी। तो उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट जो मुख्य पीठ है उसके सामने लखनऊ हाई पीठ की जो पीठ है वो बहुत ही एक प्रकार से छोटी पीठ है। इसलिए हमेशा आपको ये नहीं लगता कि और जो संविधान पीठ बैठती है वो लखनऊ में कभी नहीं बैठती। वहां जजों की संख्या हम्म भी 12 जिले के हिसाब से कम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ज्यादा संख्या है, इसलिए जो संविधान पीठ ही बैठती है वो इलाहाबाद के मुख्य ब्रांच में ही बैठती है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ के हम्म जजमेंट की जितनी चर्चा होती है लखनऊ पीठ के जजमेंट की उतनी चर्चा नहीं होती, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही एक हिस्सा क्यों न हो। फिर बनारस में भी कल जो है वकीलों ने हड़ताल कर दी। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये आग फैल रही है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डंपिंग ग्राउंड है। और फिर जो आपकी शब्दावली है, पहले आपने कहा ट्रांसफर करेंगे, जो आदेश आपने कल किया है अपने वेबसाइट पे लोड किया है उसमें आपने कहा कि उनको हम उनके हाई कोर्ट में मूल हाई कोर्ट में वापस कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, वापस। रिपार्टाइट। तो ले क्यों गए थे? किस योग्यता पर ले गए थे और किस योग्यता पर आप वापस कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि हम हम्म उनको दंडित नहीं कर रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग का जो है वो कहां से जो है क्लैश कर रही है आपस में। दूसरी बात, हम्म कोई भी जज जो किसी भी हाई कोर्ट में वरिष्ठता क्रम में तीसरे स्थान पर हो और उसका उस जगह ट्रांसफर किया जाए वरिष्ठता क्रम में 9वें स्थान पर हो। हालांकि अब हम्म कॉलेजियम की निगाह में वरिष्ठता क्रम का कोई महत्व नहीं है। जो चीफ जस्टिस हमारे वर्तमान है वही तमाम जजों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। इस तरह बहुत से लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में जो है उस तरह से जो है मतलब एलिवेट किया गया। तो उस तरह का जो एलिवेशन उनका सुप्रीम कोर्ट में है तो उसमें जो है वो अगर वरिष्ठता क्रम में 9वें स्थान पर भी है तो भी सुप्रीम कोर्ट अगर एलिवेट करे और जो है क्या कहते हैं प्रस्ताव भेजे और केंद्र मान ले तो हो ही जाएंगे, चाहे जितना आप विरोध करते रहे या कोई विरोध करता रहे या वकील विरोध करते रहे। लेकिन कुल मिला के जो टाइमिंग है, जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो लगता है कि जैसे दंडात्मक ही है। और फिर आप जो वापस उनको भेज रहे हैं, तो जब यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ किसने डिमांड की थी कि बड़े काबिल है इनको दिल्ली में बैठाया जाए, और अब किसने डिमांड की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अनाथ हो गया है इसलिए अनाथों के नाथ को जो है इलाहाबाद में भेजा जाए। अब इसमें एक स्टोरी और समझ लीजिए आप। जी। काफी दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भविष्य में विक्रम नाथ साहब बनने वाले हैं, जस्टिस विक्रम नाथ जो कायस्थ हैं। विक्रम नाथ के बाद फिर गैप है। लेकिन अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में साल 2 साल के भीतर होता तो इनकी जो है 30 या 31 तक रिटायरमेंट का समय है। अभी चल रहा है 25-26 में अगर इनका एलिवेशन हो जाता तो ये 30-31 में ये चीफ जस्टिस बन सकते थे सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो 2 साल इनका कार्यकाल अपने आप बढ़ जाएगा। बढ़िया। तो जो 30-31 में रिटायर होने वाले हैं वो जो है 32-33 हो गया तो अब तक सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए। तो विक्रम नाथ के बाद फिर एक कायस्थ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में था। अब इस मामले से तो बिल्कुल जैसे सामने थाली परोसी हुई है और थाली हटा ली गई, परोसी हुई थाली। हम्म तो एक ये भी है समझ लिए कि इनके खिलाफ मामला जा रहा है कि अगर इनको क्लीन चिट भी मिल जाए तो जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाना इनके लिए, एलिवेट होना, एक तो पहले कॉलेजियम से प्रस्ताव होना और फिर कॉलेजियम के प्रस्ताव को सरकार द्वारा मान लेना, इसमें जो है बड़ी ज्यादा जो है किरकिरी होगी। जी। इसलिए ये मामला भी जो है हो गया है। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष
हमारा देश चाहे जितना समृद्ध विरासत का और समृद्ध जो है वकालत का देश रहा हो, जहां वकील की जाति पहले नहीं देखी जाती, गैलेक्सी ऑफ वकील्स जो थे, जो टॉप मोस्ट थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, आसफ अली थे, और भी थे, तमाम बड़े बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू थे, किसी की जाति नहीं देखी जाती। अब सब जगह जाति देखी जाती है। ऐसे में जो ये जातिवाद का गणित है, क्योंकि अगर इनका एलिवेशन नहीं हुआ तो विक्रमनाथ के बाद अच्छा खासा एक आध दशक, 1.5 दशक का अंतर पड़ जाएगा कि कोई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश से कायस्थ समुदाय से हो। दूसरे प्रदेश का हो जाए तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सब जगह के बारे में मेरे पास कुंडली नहीं है कि कहाँ का कौन आया कौन नहीं। अब इसके आगे आइए, इनको जो है एलिवेशन 2014 में किसके कार्यकाल में हुआ? क्योंकि मोदी एलिवेशन तो आते मान थे। लीजिए कि उसमें रविशंकर साहब जो है वो क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर थे, जिनके बारे में आरोप था कि ये देश भर में चुन चुन के कायस्थों को जो है हाई कोर्ट में जो है जज बना रहे हैं। और इन्हीं सब आरोपों के कारण और पटना में बहुत ज्यादा रायता फैलने के कारण रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्ट्री से ड्रॉप कर दिए गए मोदी द्वारा। क्योंकि मोदी ज्यादा कंट्रोवर्सी किसी मंत्री का हो जाता है तो उसका कलंक वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं। ये मोदी जी की वो है मोडस ऑपरेंडी है। तो उनके कार्यकाल में हुए थे। अब जो है वो विक्रमनाथ जब तक चीफ जस्टिस बनते तो उनके कार्यकाल में, उसके पहले इनका एलिवेशन हो सकता था। अब वो सारा मामला जैसे पटरी से जो है आपसे बता रहे हैं कि नीचे जो है मतलब उतर गया है। तो अब ऐसी परिस्थितियों में इतनी तेजी से सब घटनाक्रम बदल रहा हो, जिस तरह पुलिस का आज जो है वर्जन आया है अपनी सफाई में, कि जो कहा जा रहा है कि उन्होंने माने क्या कहते हैं 15-16 घंटे की देरी की जो है बताने में, तो पता चला कि 8 घंटे देरी तो ऐसे ही कंडोन उन्होंने कर दिया कि 8 घंटे बाद मुख्यालय में खबर पहुंची। क्यों खबर पहुंची? क्योंकि शुरू में हुआ कि भाई जाइए आप, आग बुझ गई है। फिर अगले दिन हुआ कि जाइए बाद में आइएगा। हाँ, तस्करा उन्होंने डायरी में कर दिया है। तो अब सवाल है कि उन्होंने अपनी देरी का एक स्पष्टीकरण दिया कि क्यों देरी हुई, और इस देरी के स्पष्टीकरण में कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जज साहब का स्टाफ संदेह के घेरे में आ गया कि जज साहब का स्टाफ लगातार सो कॉल्ड आउट हाउस में, जिससे जज साहब का कोई मतलब नहीं था, उस वहां की आग को क्या कहते हैं कि बुझाने से लेके सारे घटनाक्रम को संचालित कर रहा था, या निर्देशित कर रहा था, या डायरेक्शन दे रहा था। तो जज साहब के स्टाफ की क्या इतनी हैसियत है कि बिना जज साहब की इच्छा के ही दे सके? और फिर जो आपका फोन है, और फोन किसी का आपने जो, क्योंकि वो तो आपने सारा सबूत ही जो है नष्ट करा दिया है। अब वो चाहे जज साहब के भोकाल में कराया हो, चाहे जो कराया हो। इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, कहा गया है ना कि समरथ को नहीं दोष को साई। और कहा जाता है कि भाई प्रभावशाली के लिए लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। इतने नुक्ते छोड़े जाते हैं कि उन नुक्तों के आधार पर वो जो है आज नहीं तो कल नहीं तो पर किसी जज साहब को नुक्ता जो पसंद आ जाए उसके आधार पर वो जो है बरी कर दिए जाते हैं। बात तो वही है ना कि हम और आप दोनों आदमी हैं। आप कहीं जेपी सिंह आपकी एक आंख छोटी बड़ी है, और हम कहें कि आपकी एक आंख छोटी बड़ी है। आपने कहा नहीं हम तो शीशा देखते हैं। हम कहें हम भी शीशा देखते, कहीं आपसे शीशा देखने से क्या होता? मैं देख रहा हूँ आपकी एक दाई आंख बाई आंख से छोटी है। अब मैं क्या जवाब दूं? आप हमसे सुपीरियर हैं। तो जो बलशाली है, भाई शेर मैनेज कर जंगल लेता का है। राजा है, उसने जो है अपनी रियाया से कहा कि तुम जो है साले हमको देख के हंस रहे थे, तुमको जीने का कोई हक नहीं। तो बेचारा क्या करेगा? कहेगा नहीं साहब हम हंस नहीं रहे थे। कहे नहीं तुम हंस रहे थे, तुमको जीने का हक नहीं है। फिर वो क्या करेगा आप बताइए आप। तो अच्छा सर, ये सब वकील भाई वकील क्या साहब, कह रहे हैं और इलाहाबाद में क्या चर्चा है? देखिए चर्चा तो इलाहाबाद में ये है कि जब तक कॉलेजियम मेरिट के आधार पर जाति से अलग हटकर सिलेक्शन नहीं करेगा, जब तक नियुक्तियों में पैसा नहीं चलेगा, जो आदमी पैसा दे के नियुक्त होगा, मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं, ट्रिब्यूनल हो या चाहे जो भी हो, हर जगह के बारे में एकदम आलानिया चर्चा है कि जो इस समय ट्रिब्यूनल का मेंबर बनने का कितना रेट चल रहा है, इसका कितना रेट चल रहा है, उसका कितना रेट चल रहा है। वो है ना कि कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है।
तब तक इन सब चीजों में समय समय पर जो मवाद है वो निकलता ही रहेगा फोड़ा फूट करके। आपके बता रहे, कोई कितनी भी सावधानी रखे, ये मियाँ जी वाला हाल है कि गए थे जो है रोजा में जो है गंगा जी में नहाने, और जो गंगा जी में डूब के पानी पी रहे थे तो एक मछली आके गले में अटक गई। अब क्या करें मियाँ जी, भाई जब आप पानी नहीं पी रहे थे तो मछली कैसे जो है तैरती हुई मछली आपके गले में अटक गई। तो वही वाली बात है, ये फूट गया है। नहीं फूट गया तो कोई सब चर्चा करता था? आपसे बता दें, आप खुद पता लगा लीजिए, आप जो है कि वकील दोस्तों तो पता लगा लीजिए कि इस समय जो है क्या कहते हैं कहाँ बैठने का कितना जो है वो रेट चल रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये कांग्रेस सरकार के समय से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में भाजपा यही दो सरकारें तो अस्थायी नहीं। बीच में जो मिली जुली सरकार थी वो तो टेम्परेरी फेज था, समझिए 6 महीना साल भर का। तो मेन तो सरकार इन्हीं की थी ना। तो जब मेन सरकार इन्हीं लोगों की थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारद्वाज साहब एक लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, ट्रिब्यूनल के लिए बाकायदे रेट फिक्स था कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जिसकी नियुक्ति होगी इतना रुपया लगेगा, उसमें जिसकी नियुक्ति होगी आपके कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। तो जो आदमी पैसा दे के जाएगा वो अपना पैसा उतारेगा कि नहीं उतारेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर इतना महंगा जो चुनाव हो गया है, और चुनाव में जो लोग इतने मतलब जितनी उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी 5 साल में, उससे ज्यादा जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो जो है सिर्फ सांसद बनने के लिए? क्योंकि सारे लोग तो मंत्री बनते नहीं, कुछ ही लोग उसमें मंत्री बनते हैं, 10% 15%। तो सारे लोग जो क्या केवल सांसद बनने के लिए उतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं से उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? जो उनको तनख्वाह और जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो 40% कमीशन अपने जो है सांसद निधि विधायक निधि से वसूलेंगे। आपसे बता दें, तमाम फर्जी एडजस्टमेंट वाले पेमेंट होंगे बिना काम किए कि लो 10% तुम रख के बाकी 90% लौटा के चले जाओ। भाई अगर मान ली 50 लाख का काम हुआ और जो है वो क्या कहते हैं 10 लाख रुपया जिसके नाम पेमेंट हुआ उसको आपने टैक्स फैक्स के साथ दे दिया और 40 लाख 35 लाख ले लिया, तो उसको तब भी तो 5-7 लाख रुपया मिला ना बिचवाई होने के नाते। तो ये पूरा तंत्र है जो पूरा पूरे देश को जिसने अपनी मतलब क्या कहते हैं मतलब चपेट में ले लिया। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आज तक केरल का और बंगाल के में इतने साल जो है कम्युनिस्ट सरकार थी, किसी मंत्री के घर पर कभी छापा पड़ के कुछ बरामद हुआ? आज तक जो है जज साहब के यहाँ से इतना पैसा हुआ, जज साहब ने विवाद कर दिया कि हमारा पैसा नहीं है या क्या, क्योंकि कह देंगे हमारा है तो हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए जज साहब की कोठी की उनका इलाहाबाद और जहां जहां स्टेब्लिशमेंट है उसमें जो है क्या कहते हैं कोई छापा कोई सर्वे पड़ा कि और माल रखा है कि नहीं? और जजों के यहाँ पड़ा? आज तक कभी किसी सिटिंग जज के यहाँ कभी जो है कोई छापा पड़ा? आईबी जो कहते हैं कि इनके पास डोजियर है, आईबी के पास नकेल है, तो क्या वहां मालूम नहीं कि कहाँ खेल क्या फरुखाबादी हो रहा है? एक क्रिकेटर के साथ अगर एक मैच फिक्सर उसकी शादी में ब्याह में तिलक में समारोह में शामिल हो जाता है तो अगले दिन अखबारों में सारे में नहीं तो कुछ में सुर्खियां बन जाती हैं कि वो फिक्सर जो है उसके साथ दिखाई पड़ा था, और उसके बाद उसका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। लेकिन तमाम संदिग्ध लोग जज साहब लोगों के साथ दिखाई पड़ 5 स्टार होटल में जज साहब लोगों की रंगरेलियां चलती हैं। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो एक ऐसा वकील था जो यहाँ के रेड लाइट एरिया से जो है वो क्या कहते हैं सप्लाई कर देता था हाई कोर्ट में। आपसे बता, सब लोग जानते थे, आप समझ लीजिए। वो जो चाहता था उसकी तमाम जो स्पेशल बेंचें थी उस बेंच से जो चाहता था वो आदेश करा देता था। ये क्या है? ये राजनीति सूझता है कि बेईमानी है? तो आप तो बार एसोसिएशन के मेंबर आप भी हैं ना सर? क्या जी डिमांड जी। है बार, क्या डिमांड नहीं, है बार एसोसिएशन? बाहर की तो डिमांड है कि जो है एक तो जो खाली जजों के पद है वो भरे जाएं, फिर जो आपका सिलेक्शन हो रहा है वो कायदे से मैंने जो जजों की नियुक्ति में कायदे से वो हो, ये सब ना हो कि क्या कहते हैं भाई भतीजावाद जातिवाद ये वाद हो, या उसके अलावा अन्यथा कंसिडरेशन चले। फिर ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ऐसे जो दागी लोग हैं उनको कृपया इलाहाबाद न भेजें। तो इसमें क्या क्या बाल ने खराब बात कही आप? अब यहाँ ठीक है। बार को भी जो जातिवाद में बांटा जा रहा है क्योंकि बार के अध्यक्ष संयोग से ब्राह्मण है, तो अब वो जो आंदोलन है उसको भी ब्राह्मण बनाम कायस्थ करने की कोशिश हो रही है। अच्छा। हाँ,
तो अब ये सब सारी बातें हैं, लेकिन सवाल है कि जो मुद्दा है, असली मुद्दा है कि जो नोट बरामद हुआ वो कैसे बरामद हुआ, आप उसकी सफाई दीजिए, बाकी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब आप समझिए कि जिस दिन रात में ये खबर आई, हमने जो है सवेरे देखा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, हमने उसको लेके फेसबुक पे डाल दिया। मेरे पास एक से अधिक फोन आए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, जेपी सिंह तटस्थ आदमी है, ये किसी का पक्ष नहीं लेते, आए कि इनको फंसाया जा रहा। अच्छा। तो हमने कहा जज साहब से कहिए कि हमसे बात करें या उनकी पत्नी बात करें, बताएं तो कैसे फंसाया जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके बंगले के भीतर लुटियन जोन्स में पैसा कैसे पहुंचा, अगर किसी ने वो हाई प्लांट भी किया सिक्योरिटी तो लोन है, किसने हाई किया, सिक्योरिटी लोन है। इनके इनके यहाँ का सीसीटीवी क्या क्या हो रहा था, क्या कर रहा था, ये सब जो कहा तो सब फोन काट दिए आपसे बता रहे। और देख रहे हैं कि इस समय तमाम जो है दिल्ली के सोशल मीडिया से लेके तमाम वो जो वेबसाइट भी हैं, वो इन सब सवालों को लेके उठा रहे हैं। इसका मतलब सवेरे से वो जो लॉबिंग हो रही थी, तो हुआ कि यहाँ से कुछ शुरू हो, तो यहाँ से न शुरू होने के बाद बाकी लोग पकड़े गए, और वो जो है भाई जिनका जो कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन से ही बात उड़ा रहे हो, क्या जो उड़ा रहे हो। बल्कि हमने तो एक दो लोगों के पास जो है वो सवाल ही भेजे कि भाई आखिर ही बताओ कि अगर जो है कॉन्स्पिरेसी है तो सरकार बीजेपी की है, ये बीजेपी के माने जाते हैं, इनके गुरु जो है चंद्रचूड़ साहब बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, तो इनको कौन फंसा रहा, और इनको फंसा रहा है। तो ये जो दिल्ली की पुलिस ने लीपापोती की है, ये किसके कहने पे की है, क्यों लीपापोती की है, इनको जो बचाव का कवच दिल्ली पुलिस ने जो दिया है, इसी से पता चल रहा है कि सरकार से इनकी मिलीभगत है, या सरकार में बैठे कुछ लोग इनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। तो हर चीज एक दूसरे से गुथी हुई जुड़ी हुई है सर। एकदम। जी चलिए शुक्रिया सर। देखते हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है। रांची हाई कोर्ट में वकीलों ने हड़ताल की थी कोलिजियम को नहीं, अब लेकर। रांची हाई कोर्ट देखिए, अब रांची हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील का नाम चला गया है रांची हाई कोर्ट से जज बनाने के लिए, ये भी अक्सर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील का नाम गया है, उसको किसने रेकमेंड किया है, वो जो रांची का कॉलेजियम है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को, कि वो वहां का रहने वाला हो, या वो उसके आधार पर उन्होंने किस, इस तरह पटना में भी विवाद हो चुका है, इलाहाबाद में भी विवाद, सब जगह विवाद हो जाता है। आपके जस्टिस जो लॉ कमीशन के भी चेयरमैन थे चौहान साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनका नाम जाके इलाहाबाद, क्योंकि मैनपुरी के रहने वाले थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गए, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वहां से हटने के बाद लॉ कमीशन के चेयरमैन बन गए। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो नाम जाता है, तो ये कहीं प्रतिबंध नहीं सुप्रीम कोर्ट का नाम देंगे। कैसे यहाँ के जजों को मालूम कि फलाने वकील सुप्रीम कोर्ट में है तो बहुत अच्छी वकालत करते हैं, या उनका जो है बड़ा अच्छा जो है क्या कहते हैं वकालत का कह दिया। तो ये सब तो कहीं ना कहीं से चहेते लोगों को किसी न किसी के कहने से फिट किया जाता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं से एक प्रकार का मोल है, आपसे बता रहे हैं, तिल है, तो जी तिल कभी जी कभी जी। बड़ा होकर दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि हर चीज का एक नॉर्म है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में वकील जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अपने हाई कोर्ट में सीनियर वकील का आप तमगा नहीं दे सकते, कैसे आप उसको हाई कोर्ट के जज के रूप में रिकमेंड कर सकते हैं। तो वहां के वकील इस बात के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि भाई हमारे ही बीच में नाम जाए तो यहीं से जाए, वहां से ना जाए। अब आज ही देखिए, अभी सवेरे सवेरे स्टे हो गया, वो जो नाला खोलना और स्तन पकड़ने वाला जजमेंट था। अब वो जज साहब जो हैं, वो प्रमोटी जज हैं, उनका क्या माइंड सेट है। उस पर अगला एपिसोड करेंगे सर। हाँ, मतलब स्टे हो गया, उनका क्या माइंड सेट है। फिर इसी बहाने आपके कॉलेजियम पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और धनखड़ साहब तो मैदान में उतर गए, विपक्षी नेताओं की बैठक करके एनजेएसी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, जबकि एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी, गैर असंवैधानिक करके खारिज कर दिया है। तो इतना आसान नहीं है कि एनजेएसी हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम बढ़िया है, या कॉलेजियम सिस्टम में सरकार के पिट्ठू जजों का नियुक्ति नहीं हो रही। आखिर लोग कौन है जो इस तरह के जजमेंट देते हैं, शेखर यादव हो, चाहे पंडित जी हो, इसरा जी जिन्होंने नाला खोलने का दिया है, या पुष्पा गनेडी वाला हो, या आपके जो है और तमाम लोग हों जो अंड का बंड बंड का संत जजमेंट देते हैं।
तो सरकार के लोगों का तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो ढके छुपे होगा तब तो सरकार के पास सीधे जो है वीटो पावर का अधिकार होगा। बिल्कुल, एनजेसी लग बिल्कुल। जाए, एनजेसी तो असंवैधानिक घोषित हो चुका है, लेकिन अब धनखड़ साहब लग गए हैं कि हम इसके लिए प्रयास करें तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट से हम प्रेसिडेंट बन जाए। सब लोग अपना-अपना जी, कुर्सी देख रहे हैं। हाँ चलिए, हाँ, हम ही और आप शुक्रिया सर, धक्का थैंक परेड कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर। नमस्कार।